मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। मैंने यूपीएससी 2020 में 340th रैंक हासिल की है और ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। इस पूरी जर्नी में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था। बाकी मैं जो अपनी जर्नी ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि इतना समय मुझे काफ़ी चीज़ों के कारण लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें बहुत सारे टॉपर्स एम्फसाइज़ करते हैं, उसे बहुत लाइटली लिया, बहुत इग्नोर किया और हमेशा ये सोचा कि हाँ, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। पढ़ने से हो जाता है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो टॉपर्स बताते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। इसलिए आई थिंक मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारे टॉपर्स को बुलाया है और उन्हें ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि वो बच्चों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें एंड मैं भी जितना अपनी 7 साल की जर्नी में मैं सीखी हूँ वो आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगी और स्पेशली जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं चाहूँगी कि आप लोग उन गलतियों से सीखें और आप ये सब गलतियाँ ना रिपीट करें। सबसे पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी 2013 में शुरू की थी। उस टाइम मेरी पहली गलती मैं अपने अटेम्प्ट्स के साथ ही मेरी गलतियाँ भी सुधरती गईं या आप कह लीजिए कि अटेम्प्ट के साथ गलतियों का नंबर भी बढ़ते गया था। 2013 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। उस टाइम पे मैंने मेहनत बहुत करी थी, पढ़ा भी बहुत था, लेकिन जो बेसिक किताबें होती हैं, जो सारे टॉपर्स एम्फसाइज़ करते हैं, मैंने वो बेसिक किताबों को इग्नोर किया। मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ूँगी तो उन्हीं से सारी चीज़ें हो जाएँगी। जो सारी चीज़ें टॉपर्स कहते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए ये किताबें मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं पढ़ी थी। दूसरी गलती ये की थी मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में कि मैंने प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स तो बहुत सॉल्व किए लेकिन मैंने उन टेस्ट पेपर्स को कभी एनालाइज़ नहीं किया। सिर्फ़ सॉल्व करके रख देती थी और ये सोचती थी कि ठीक है टेस्ट हो गया है, मार्क्स इतने आए आए हैं, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं वो आप तभी समझ सकेंगे जब आपने अपने पुराने टेस्ट को एनालाइज़ किया होगा। तो टेस्ट का एनालिसिस भी मैंने ठीक से नहीं किया था। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में जो हम कहते हैं इंटेलिजेंट गेस वो बिल्कुल भी नहीं किया था। आई अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है एंड हमें काफ़ी सोच समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिस्क नहीं लेना है। प्रीलिम्स में हर साल 30-40 क्वेश्चंस ही जो होते हैं वो सब कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, उसके बाद आपको इंटेलिजेंट गेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे तब नहीं पता थी। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में मैं अपने प्रीलिम्स के फेलियर को हैंडल नहीं कर पाई। तो ये एक और गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को इतना अपने आप पे हावी कर लिया था कि एक फेलियर से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और ये चीज़ मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इस एग्ज़ाम में फेलियर को आप पॉजिटिवली लीजिए। ये सोचिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 के लिए एम कर सकते हैं। एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग कि आप में से जो लोग भी ये सेशन देख रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को आगे देखेंगे, एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू हैज़ द पोटेंशियल टू बी इन द लिस्ट और टू even top the examination, even if you have failed prelims once, twice or thrice. So when you get a failure, इसको इस तरह से कभी नेगेटिवली नहीं लेना है। तो नेगेटिव होने के कारण मैंने अपना काफ़ी समय डिप्रेशन में और जिसे कहते हैं ना कि मेंटल स्ट्रेस में इतना समय ख़राब किया कि मेरी पूरी साल की पढ़ाई अफ़ेक्ट हो गई थी उस चीज़ से और मैं अपना नेक्स्ट प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। अच्छा, तीसरे अटेम्प्ट में फिर मैंने थोड़ा-सा ये लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम सुधरेंगे, अब हम इम्प्रूव करेंगे और उस टाइम पे मैंने बहुत सारी अपने लाइफ़ में चेंजेस लाए। अब लाइफ़ के अप्रोच को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा मेडिटेशन, पॉज़िटिव थिंकिंग, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें शुरू की। अपने अपने आस-पास के लोगों से अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर करना और थोड़ा-सा पॉज़िटिव अप्रोच रखना लाइफ़ में। तैयारी करते टाइम बहुत ज़्यादा कभी-कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तीसरे अटेम्प्ट में फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आया।
उसके बाद उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स अच्छे से किया था काफ़ी। उस टाइम पे मैंने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से की थी। लेकिन जो गड़बड़ हुई थी वो ये हुई थी कि मेंस की मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रीलिम्स के पहले की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई। मुझे लगा कि शायद बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए मेरा हो जाएगा। और ऑल्दो मेंस मैंने क्लियर किया, लेकिन वो काफ़ी कम मार्जिन से था। शायद 3-4 नंबर से ही मेरा मेंस क्लियर हुआ था और मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी। उसके बाद इंटरव्यू कॉल आने के बाद मुझे इंटरव्यू का प्रोसेस पूरा नहीं पता था। मतलब ये चीज़ें पता थी कि डैफ पढ़ना होता है और डैफ से क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके के क्वेश्चंस निकलते हैं। अभी तो आई थिंक सोशल मीडिया आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है कि क्वेश्चंस आपको सॉर्टेड मिल जाते हैं, आपको टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू के वीडियोस मिल जाते हैं। 2016 में ये सब नहीं होता था, तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगता था कि किस अप्रोच से आपको तैयारी करनी है। एंड वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे इंटरव्यू को लाइटली लिया था। और ये मैं सभी को कहती हूँ कि जितना प्रीलिम्स और मेंस इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो इंटरव्यू की होती है। आप उतनी ही मेहनत उसके लिए करिए। वो क्या, मैंने उसके बाद वो भी नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा फिर मेंस नहीं क्लियर हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर प्रीलिम्स दिया तो फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मैं एक्सेसिवली विजन 365 पे रिलाई करी थी। बाकी अपना बेसिक्स में शायद मुझे लगा कि मैं कर लूँगी ओवर कॉन्फिडेंस में, और उस चक्कर में प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 2019 में सब कुछ एकदम कंसिस्टेंटली किया, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, तो वहाँ फिर नहीं हुआ। इन 2020 में इस बार फिर मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सब कुछ होलिस्टिकली प्रिपेयर किया, तो फाइनली दिस टाइम आई कुड सिक्योर 340 रैंक। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, as we all know, there are 3 stages of this exam. One is prelims, another is mains, and next in the interview. So for prelims and mains, there are 2 sections. One is static and another one is current affairs. In prelims, for static, we have history, we have geography, then we have polity, then we have economy, environmental, science and technology. And in current affairs, we have it is actually current affairs and miscellaneous sections where you have government schemes, acts, policies, etc. So for prelims, my strategy was basically to cover the basic books first. Especially there are books like which are there for subjects which you shouldn't actually, which you should actually not miss, and उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है. For example, there is Lakshmikant book for polity. Then there is old NCRTs for ancient India, modern India. Modern India you can refer Spectrum. For ancient India and medieval India you can refer old NCRTs or the new NCRTs. Both are equally good, but I personally referred old NCRTs and found them good. Then coming on to geography. For geography, there are different sources. First is the NCRT books, especially the 11th, 12th NCRT books. And then apart from that, there are sources like GC Leong. I personally did not refer GC Leong. I completely relied on NCRTs for my preparation of geography. For mapping and other issues that I couldn't understand in NCRT, for that I referred Mrunal's Rajtanil Solanki ma'am's video, as well as PMF IS website for various locations or various climatic regions that I was not able to understand. So my primary sources for geography was NCRT, PMF IS website, and a lecture on of geography by Rajtanil Solanki ma'am on mrunal.org's website, or Mrunal's YouTube channel also you can find. Then coming on to environmental sciences. Environmental sciences, my primary source was the current affairs. And in case of the static portion, I relied on Shankar IS's material or the booklet that comes of Shankar IS. Coming on to polity again, current affairs plus the Lakshmikant booklet. For economics, I relied on my classroom notes, as well as there was Mrunal.org's lecture PDFs are also there on Telegram. For some topics that I couldn't understand properly, I referred those things. Apart from this, I did not refer any other source. Then for current affairs,
Current affairs, I referred insights on India's current affairs booklet. I used to daily follow their daily current affairs, the daily current affairs that comes on Insights website. I used to follow that, and apart from this, I did not refer any other source except for the newspaper plus the Insights website. Other than that, I did not refer any other source for current affairs. For strategy, I would say these were my sources. My basic focus was that कि मैं इन सारे सोर्सेज को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ करूँ। कुछ सोर्सेज होते हैं जो हम कहीं न कहीं कमज़ोर होते हैं, जैसा मेरे ज्योग्राफ़ी पर्सनली काफ़ी कमज़ोर था, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, इनका कहीं न कहीं बहुत सारे सोर्सेज़ से क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी, एंड हमें लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं था या नितिन सिंघानिया सफिशिएंट नहीं था। तो इन सब चीज़ों के लिए, और इवन नॉर्मल आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए भी, आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के लगा सकते हैं, आप वो लगाइए। एंड ये चीज़ आप कब करेंगे, जब आपके 3 से 4 रिविजन्स हो चुके हैं एक टॉपिक के। तो आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि आप इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म करिए पहले। आप इसको पार्ट्स में, जो मैं अप्रोच फ़ॉलो करती थी वो ये था कि इन सारे सब्जेक्ट्स को पार्ट्स में आप ब्रेक करके उसके बाद में इसे रिवाइज़ करिए, और फिर उसके बाद में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए। शुरुआत में अगर आप एकदम शुरुआती दौर में हैं तैयारी के, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, उसको आपने फिर देखा और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रीलिम्स के पहले आपको कम से कम 30 पेपर्स तो सॉल्व करने हैं, एंड पेपर्स सॉल्व करने हैं, उसके बाद उन पेपर्स का रिवीजन भी करना है। हर एक टेस्ट पेपर का सॉल्व करने के बाद आपको उसको 3 बार रिवाइज़ करना है। ये देखना है कि आपकी गलतियाँ क्यों हुई हैं, आपकी गलतियाँ मतलब आपको कोई चीज़ याद नहीं थी इसलिए हुई है, या फिर आपको वो गलतियाँ इसलिए हुई हैं कि आपने अननेसेसरी तुक्का लगा दिया है क्वेश्चन में, या फिर आपकी गलतियाँ इसलिए हुई हैं कि आपको एक्चुअली समझ नहीं आया है कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। आपने गलत ऑप्शन सिर्फ ध्यान नहीं था इसलिए आपने चूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ें आप समझ पाएँगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है। आप करंट अफेयर्स की चीज़ें भूल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, या फिर आप अननेसेसरी तुक्का लगा रहे हैं, या अननेसेसरी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी है। तो इससे आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपका वीकर एरिया कहाँ है और आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम मेंस पे आते हैं। अगेन मेंस में स्टैटिक और करंट अफेयर्स 2 सेक्शन हो जाते हैं। मेंस में मेरे प्राइमरी सोर्सेज जो थे, जो जनरल स्टडीज़ के मैंने जो बताए हैं वही थे। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मेंस में ऐड हो जाते हैं। जैसे हम पेपर 1 की बात करें तो एक सोसाइटी का सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, फिर एक वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इनके लिए मैंने सोर्सेज जो रेफ़र किए थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस की एक एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, वो रेफ़र की थी, और विजन आईएएस का एक बुकलेट आता है वो रेफ़र किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन मैंने एनसीईआरटी रेफ़र की थी, बाय अर्जुन देव, स्टोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वो रेफ़र की थी। और कुछ टॉपिक्स के लिए जो उसमें नहीं थे उनके लिए मैंने विजन आईएएस का बुकलेट रेफ़र किया था। उसके बाद हम सोसाइटी वाले टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सोसाइटी मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो आई गेस मैंने उस पोर्शन को अपने सोशियोलॉजी के सेक्शन में ही कवर किया था। बट आप सोशियोलॉजी के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि आप करंट अफेयर्स फॉलो करिए, और विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। Then coming on to GS paper 2 for mains, my sources mostly for the static portion of polity was Lakshmikant, and for the current affairs portion as well as some portions like governance हो गया, government schemes हो गया, RTI हो गया, ये सारे टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स के लिए मैंने एम पुरी सर के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे थे, मैंने वो हैंड रिटन नोट्स को, और अनुदीप धुरी शेट्टी सर के नोट्स थे, उन दोनों नोट्स को मैंने रेफ़र किया था उन टॉपिक्स को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, एक और टॉपिक पेपर 2 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने अपने क्लासरूम नोट्स और जो करंट अफेयर्स में इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें रेफ़र किया था।
Then I'm coming on to paper 3. For paper 3, there are 4 sections. One is economic section, then there is disaster management, then there is security, then there is science and technology, और उसके बाद में एनवायरमेंट इकोलॉजी इज़ ऑल्सो वन पार्ट, जो कि पेपर 1 का भी एक पार्ट होता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे टोटली रिलाई किया था। स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने एनडीएमए की वेबसाइट से चीज़ें कवर कर ली थी। उसके बाद में जनरल इकोनॉमी के लिए अगेन मैंने मृणाल के लेक्चर्स और पीडीएफ और करंट अफेयर्स को फॉलो किया था। उसके बाद में सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, तो सिक्योरिटी में अगेन करंट अफेयर्स और विजन का वैल्यू एडिशन जो बुकलेट होता है उसको रेफ़र किया था। उसके बाद साइंस एंड टेक में भी मोस्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो वो मैंने करंट अफेयर्स से ही कवर अप किया था। उसके बाद में जीएस पेपर 4, तो जीएस पेपर 4 के जो मेरे सोर्सेज थे वो मोस्टली मैंने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मृणाल पे कावन लिम्बाजिया सर हैं, उनके लेक्चर्स थे, उन्हें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफ़र किया था। उसके बाद फिर मैंने अनुदीप दुरी शेट्टी सर के नोट्स थे और अपने खुद के नोट्स मैंने गूगल से सर्च करके, एग्जाम्पल सर्च करके कोट्स लेके बनाए थे। तो मैंने अपार्ट फ्रॉम मृणाल्स लेक्चर एंड अनुदीप दुरी शेट्टी सर्स नोट, इसके अलावा मैंने एज सच कोई सोर्स रेफ़र नहीं किया था। उसके बाद हम ये तो सोर्सेज हो गए। अब हम मेंस की स्ट्रैटेजी की यदि हम बात करते हैं तो देयर इज़ वन थिंग आपको जो ध्यान रखना है कि मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है? तो आपको आंसर राइटिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आंसर राइटिंग को लेके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि पहले हम कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, या फिर हम आंसर राइटिंग चालू तो कर दिए हैं लेकिन पेपर हमारा ख़त्म नहीं होता है टाइम पे, या फिर हम पेपर भी ख़त्म कर लेते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की है लेकिन हमें मार्क्स नहीं आते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन डील करेंगे पहले कि हम कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। तो कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, इस पे आप लोग बहुत अच्छे से, मृणाल सर ने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, वो काफ़ी सीनियर है, आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी फ्रीली अवेलेबल वो वीडियो है। बट आंसर राइटिंग आपको तब स्टार्ट करनी है जब आपका थोड़ा बहुत सफिशिएंट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इज़ कवर्ड एंड यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है चीज़ें क्या पूछना चाह रहे हैं। आप डे 1 से आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि पहले दिन सबको सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले दिन से नहीं होती हैं और फिर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा हमें नेगेटिव लगने लगता है कि हमें नहीं आ रहा है, हम नहीं लिख पाएंगे, और फिर हम वो आदत भी छोड़ देते हैं। तो जब आपका सफिशिएंट थोड़ा बहुत भी, एटलीस्ट 70% आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, या फिर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपने पूरा सपोज लेजिस्लेचर पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, और आपने पार्लियामेंट भी पढ़ लिया है, प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ लिया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि ठीक है किस तरह से सवाल पूछना है और मैं क्या लिखूं, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हम पेपर नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। अब पेपर नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, इसका ये है कि हमने पेपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। एक तो ये, क्योंकि आपका स्पीड स्लो, या तो स्पीड स्लो है या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस करते हैं तो मोमेंटम बनने लगता है, ठीक है? तो आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्पीड स्लो होने का एक और रीज़न ये हो सकता है कि हम लोग को कंटेंट याद नहीं है। जब हमने क्वेश्चन देखा हमें चीज़ याद नहीं आई और फिर हमें एकदम से सोचना पड़ रहा है, और सोचना पड़ा मतलब पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हर एक टॉपिक के मेंस के जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में, उन सारे टॉपिक्स के आप 1 या 2 पेज के नोट्स बनाइए। वो नोट्स कैसे होने चाहिए कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, जनरली यही फॉर्मेट होता है हमारा आंसर्स का। तो आप उस टाइप से नोट्स बनाइए कि ठीक है ये टॉपिक है, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम उससे रिलेटेड फैक्ट लिख सकते हैं, कोई कंटेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन का एक चीज़ देखा कि ठीक है ये इंट्रोडक्शन है, तो कोई टॉपिक सपोज इंक्लूसिव ग्रोथ पे कोई टॉपिक आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ को फिर आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, एक डेफिनेशन
आपके पास रेडी होनी चाहिए उसको लेके, उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपके पास उससे रिलेटेड कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा है यूपीएससी ने। उसके बाद बॉडी आएगा, तो बॉडी में आप कुछ पॉइंट्स उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बता सकते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या-क्या कमियाँ हो रही हैं, तो सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव, सम सजेशंस बाय यू, ये हो गया। कंक्लूजन करेंगे तो क्या कंक्लूजन में हम लिखेंगे। तो इस टाइप से आपके पास हर एक टॉपिक के 1 या 2 पेज के नोट्स तैयार होने चाहिए एंड वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। देन एक ये हो जाता है कि आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेंस के आंसर आप लिख रहे हैं, टाइम पे भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें? तो उसमें फिर आपको ये देखना है कि आपको अपना कंटेंट जो है वो वैल्यू एडिशन आपको करना है। आप वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे अपने कंटेंट में? तो हर एक पेपर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग-अलग पेपर में। जैसे आप एथिक्स का पेपर देखेंगे तो एथिक्स के पेपर में आप जितने अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल्स साइट कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस या एनेक्डोट्स आप साइट कर सकते हैं, तो उससे आपके आंसर्स ना दूसरों से डिफरेंट बनेंगे, तो आपको थोड़ा-सा 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या आप पेपर 3 में आते हैं तो आपने कोई फैक्ट देखा, कुछ अच्छा लगा, जैसे आप स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का स्ट्रैटेजी एट 75, उसमें काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेके और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके बहुत सारे अच्छे सजेशंस एग्जांपल्स दिए हैं। तो वो किताब आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आप हेडिंग्स पे पढ़ेंगे तो आपको मोटा-मोटी आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उन चीज़ों का आप रेफ़र कर सकते हैं या कोई कमिटी का नाम, उसके सजेशंस, ये सब आप जब करंट अफ़ेयर्स पढ़ेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, ये सब आपको नेचुरली मिलते जाएँगे। आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं मिल रहे हैं, हम कहाँ से ढूँढेंगे। आप जब अखबार अच्छे से पढ़ रहे होंगे या फिर आप जब अपना किताबें पढ़ेंगे या सोर्सेज़ रेफ़र करेंगे अपने, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी। तो आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको वैल्यू एडिशन पे फ़ोकस करना है। वैल्यू एडिशन इज़ कोट्स, फैक्ट्स, एग्ज़ाम्पल्स, कमिटी रिकमेंडेशंस और सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, दीज़ आर सम थिंग्स व्हेन जब ये आपके आंसर में होंगे तो आपके आंसर दूसरों से अच्छे दिखेंगे। एंड 1 क्वेश्चन पर मार्क और 20 क्वेश्चंस में आप देख लीजिए तो 20 मार्क्स आपके बढ़ने के चांस बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये एक वैल्यू एडिशन का तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब आती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू जो है वो ये है कि इंटरव्यू आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट। बहुत लोग इंटरव्यू को ओरल टेस्ट की तरह लेते हैं। वो ये है कि सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, हम जवाब दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। तो आप इंटरव्यू को एक ओरल टेस्ट की तरह ना लें। आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, वो सबसे भरवाया जाता है मेंस के बाद में, उसको आप ध्यान से भरिए। उसमें जो भी आप शब्द लिख रहे हैं, उसे ध्यान से लिखिए और क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं और वो जब हो जाता है आपका, उसके बाद उसमें जो भी शब्द आपने लिखे हैं, उन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके आस-पास की चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है कि इससे आप क्या समझते हैं? आपके स्कूल से आपने क्या सीखा? आपके कॉलेज से आपने क्या सीखा है? या आपने किसी गेम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज़ में वो आपको कैसे हेल्प करेगा? तो वो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। उसके बाद कुछ और सवाल हैं कि एक है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे और कब शुरू करें? तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पर्सनल डिसीजन है और कैसे शुरू करना है। आप सब लोगों को इस चीज़ों के बारे में अलग-अलग स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ पता चलता है। बट आई थिंक आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इसे शुरू कर सकते हैं एंड इवन बाद में भी शुरू कर सकते हैं फाइनल ईयर तक। कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा है कि कैसे शुरू करें? तो कैसे आई थिंक वही मोटा-मोटी वही चीज़ है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, सिलेबस को देखिए, उसके बाद में बेसिक बुक्स से स्टार्ट करिए एंड देन टेस्ट पेपर्स, रिविजन्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं कि एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है पूरी प्रिपरेशन में? आई थिंक एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी किताबें हैं जो आपको पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हैं एक सब्जेक्ट की, कि किस तरीके से
चीज़ें ऑपरेट करती हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये सब आपको पता चल जाता है। उसके बाद में ये भी है कि वो बेसिक किताबें होती हैं तो सभी को समझ में आती हैं, इतना इतना हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज नहीं होता है और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को प्रोसीड करने में। तो एनसीईआरटीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पूरी प्रिपरेशन में को कंटिन्यू रखने में। नेक्स्ट है एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ें? आई थिंक कैसे पढ़ें मतलब कोई वो नहीं है आपको बुक उठानी है और पढ़ना शुरू करना है, बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि एक बार आप उसको जनरल रीडिंग दीजिए ताकि आप उसको समझ सकें और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एक बार उसको उस तरीके से पढ़ें कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं और मुझे किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे किसी और ने भी पूछा था कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, करंट अफेयर्स कहाँ से करें? तो करंट अफेयर्स के लिए 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस पूरी तैयारी में। और दूसरा ये है कि आप करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने जो करंट अफेयर्स का अप्रोच अपनाया था वो ये था कि मैं रोज़ का जो डेली करंट अफेयर्स अपना न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके बाद मुझे जो लगता था कि इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है उस एरिया पे फोकस करती थी। उस एरिया को लिख लेती थी। सपोज़ मैंने कोई भी आज नेशनल पार्क न्यूज़ में आया उसको लिख लिया, या फिर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर कहीं गए या राष्ट्रपति जी कहीं गए हैं तो वहाँ की कंट्री का नाम लिख लिया है, ताकि इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई चीज़ मेंस की भी यदि कोई इशू न्यूज़ में है तो उस इशू को नोट डाउन कर लिया, सिर्फ नाम नोट डाउन किया। उसके बाद में मैं देखती थी कि वो डेली करंट अफेयर्स इनसाइट्स वाला जो आ रहा है उसमें वो कवर है कि नहीं है। तो अगर वो उसमें कवर होता था तो मैं उसको गूगल सर्च नहीं करती थी, उसी को मैं याद कर लेती थी और अपने नोट्स में लिख लेती थी। और एक और अप्रोच आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप लिस्ट डाउन कर लीजिए कि ये प्रोबेबल चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ नाम लिखिए। उसके बाद जो मंथ में करंट अफेयर्स मैगज़ीन एंड में आती है, आप उस मैगज़ीन में देख लीजिए कि आपके सारे इश्यूज़ में से कौन-कौन से कवर हो गए हैं और जो नहीं कवर हुए हैं उन्हें आप एक बार गूगल पे सर्च करके या फिर किसी और मैगज़ीन से रेफ़र करके देख सकते हैं। यही है कि न्यूज़पेपर कितने इम्पोर्टेंट हैं। न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आपका बेसिक किताबें इम्पोर्टेंट हैं उतने ही न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपको करंट अफेयर्स का तो आइडिया देते ही हैं, जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स हो गया, बट आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपके आसपास में देश विदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पे आपका ओपिनियन क्या रहता है, उन पे हमारे पूरे इंडिया में या फिर हमारी पूरी सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका क्या ओपिनियन रहता है। हमारे काफ़ी सारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हो गए, कमेटी मेंबर्स हो गए या जस्टिसेस हो गए, वो सब उनमें लिखते हैं तो उनकी इसके बारे में क्या सोच है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से पता चलती रहती हैं, तो आपका एक नॉलेज बेस काफ़ी अच्छा हो जाता है, एक ओरिएंटेशन अच्छा हो जाता है। तो न्यूज़पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है कि मैंने कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। मैंने सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर पढ़े थे और वो भी साथ में नहीं। मैंने कुछ टाइम तक द हिंदू फॉलो किया था और उसके बाद पिछले 2-3 सालों से मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रही हूँ। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। इसमें एक चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर जो है, आप ये समझिए कि हमें उसमें हर एक चीज़ जो है वो नहीं हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ मतलब न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो नहीं बनाया जाता, वो तो जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है। तो उसमें हमें पढ़ने के लिए हमें पहले थोड़ा-सा सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप पहले दिन जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये समझना कि एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो जब आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हमें पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया या फिर पॉलिटी हो गया या ये सब चीज़ें। तो जब आपको थोड़ा-थोड़ा सिलेबस भी समझ में आने लगेगा तब आप न्यूज़पेपर भी समझ सकेंगे। न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें अवॉइड करने वाली जो है वो ये है कि अननेसेसरी गॉसिप ना पढ़िए कि कहाँ पे कुछ मर्डर हो गया। ये बहुत टेम्प्टिंग होते हैं, मर्डर हो गया, चोरी हो गई या फिर बहुत सारी एंटरटेनमेंट न्यूज़ आती रहती हैं। तो जब आप कभी बोर हों तो वो पढ़ लें, लेकिन कभी-कभी क्या होता है हम पढ़ने बैठते हैं न्यूज़पेपर एंड सिर्फ हम एक ही आर्टिकल ऐसा मिल जाता है और पूरा टाइम हमारा उसी में चले जाता है।
तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप जब थोड़ा-सा जीएस समझने लगेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या नहीं है। सरकार ने कोई स्कीम निकाली तो उसके प्रोविज़न्स क्या हैं, वो किस-किस को टारगेट करती है, कौन से मंत्रालय की है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यदि कोई जैसे फार्म बिल्स आए हैं, तो फार्म बिल्स में बहुत डिबेट चल रही है, तो काफ़ी लोग उसके पॉज़िटिव पॉइंट्स भी लिखते हैं न्यूज़पेपर में, काफ़ी लोग नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखते हैं। तो आप एज़ अ सिविल सर्वेंट आपको दोनों तरफ से देखना है। तो आप 5-6 पॉइंट्स पॉज़िटिव के उसमें से नोट डाउन कीजिए, 5-6 नेगेटिव्स के उसमें से नोट डाउन कीजिए। बाकी फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, तो ज़्यादा फ़ोकस आपका वो होना चाहिए वैसी कंट्रीज़ जिनके साथ इंडिया का इंटरैक्शन हो रहा है, या जिनमें जो चीज़ें हो रही हैं वो इंडिया को किस तरह से अफ़ेक्ट करेंगी। सपोज़ कोई चीज़ वेनेज़ुएला में हो रही है, तो वेनेज़ुएला में हो रही है वो चीज़, उसका इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो आप उसको ब्रॉडर पिक्चर में देखिए कि ठीक है, वेनेज़ुएला में हो रही है, क्या हो रहा है, और ठीक है, वेनेज़ुएला की ज्योग्राफ़िकल लोकेशन हमने देख ली, कैपिटल देख ली, बस इतना आइडिया ठीक है। बट अगर कोई चीज़ हमारे एकदम बगल में बांग्लादेश में हो रही है, या फिर मालदीव्स में हो रही है, जिसके इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सारी कंट्रीज़ इंडियन ओशन की, यहाँ पे कुछ हो रहा है और उसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगज़ीन्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं इस तैयारी में? तो मैगज़ीन्स 2 तरीके की हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट मैगज़ीन्स हो गई, एक करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन हो गई, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं। तो मैगज़ीन्स आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में आपको इतनी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सारी योजनाएँ पढ़नी है कि नहीं, सारी कुरुक्षेत्र पढ़ना है, ये सब। तो मैगज़ीन आई थिंक आप बहुत लेटर स्टेज में, जब आपके पास सारी चीज़ें याद हो जाएँ, आपके पास वैल्यू एडिशन की कंटेंट नहीं हो रहा है, तब आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं। बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये चलेगा। मैंने पर्सनली कोई योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ी थी। करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन है तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं टॉपिक वाइज़। तो वो चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हैं, बट अगेन वही है कि आप अगर डेली खुद का न्यूज़पेपर फ़ॉलो कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, टाइम इशू हो रहा है, तो करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन आप फ़ॉलो कर सकते हैं, इनसाइट्स की और विज़न आईएएस की, दीज़ आर ऑल गुड बुक्स। फिर मैंने कौन-कौन सी फ़ॉलो की थी? मैंने पर्सनली कोई मैगज़ीन नहीं फ़ॉलो की थी। मैंने सिर्फ़ कुछ टॉपिक्स के लिए विज़न आईएएस की करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन फ़ॉलो की थी। एज़ सच कंसिस्टेंटली कोई करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन नहीं फ़ॉलो की। फिर ये एक और क्वेश्चन आता है कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है? तो मैंने कभी डेली सोच के नहीं रखा है। मैंने हर चीज़ अपने टारगेट या टॉपिक वाइज़ ही सोचा है कि मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, मुझे वो चीज़ ख़त्म करनी है इतने दिन में। क्योंकि डेली में थोड़ी-सी रिजिडिटी हो जाती है, कभी-कभी हमसे टारगेट नहीं अचीव होते हैं, तो हमें थोड़ा-सा ख़राब भी लगने लगता है। फिर हम ख़राब लगता है तो और ज़्यादा ख़राब लगने लगता है, तो इसलिए डेली मैंने एज़ सच रिजिड नहीं रहा। बट फिर भी कंसिस्टेंटली आप कोशिश करिए कि 5 से 6 घंटे तो कैसे भी करके निकाल लीजिए। मतलब मरी से मरी स्थिति में आपको 5 से 6 घंटे निकालने हैं, एंड अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो 7 टू 8 आवर्स आई थिंक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। दूसरा है कि सिलेबस मैंने आपको बता दिए हैं, बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। फिर है कि एसे राइटिंग की जो बात है, ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल होके नहीं लिखना है। ऐसे के लिए आप जो स्ट्रैटेजी बेसिक स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसे 2 टाइप के आते हैं। एक तो हो गया फिलोसॉफिकल ऐसे, और एक जनरल जीएस टाइप के टॉपिक्स का ऐसे आ गया। तो उस टाइप के टॉपिक्स के लिए आप जनरल जीएस टाइप के टॉपिक्स के लिए आप पास्ट 20 इयर्स के ऐसे की बुक लिस्ट निकालिए, उसमें आपको टॉपिक्स दिख जाएँगे जो बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो उन टॉपिक्स के लिए आप अपना एक रेडीमेड मटेरियल तैयार रखिए कि मुझे ये चीज़ डालनी है। अब उस रेडीमेड मटेरियल में क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि एक फैक्ट होने चाहिए, कुछ अच्छी कहानियाँ होनी चाहिए, कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए, कुछ अच्छे लोगों की जीवन के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको ये कैसे आइडिया लेना है, इसका विज़न का ऐसे का मटेरियल है, आप वो देख सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसे कॉपी मत करिए कभी, क्योंकि वो चीज़ें सबके पास होती हैं और वो आपको दूसरों से अलग नहीं बनाएँगी। आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है कि आप उस मटेरियल को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें कैसे में होनी चाहिए और कैसे वो अच्छा लगेगा।
और ये चीज़ आप कंसिस्टेंटली यदि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में रोज़-रोज़ करेंगे कि रोज़ जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपको कोई चीज़ लगा कि ठीक है, किसी महिला ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको लगा इसे मुझे साइट करना चाहिए, ये ऐसे में हेल्प करेगा या फिर पॉवर्टी वाले टॉपिक में हेल्प करेगा, तो आप उसे अपने एक शीट में नोट डाउन कर लीजिए। अलग-अलग मैंने जो किया था, मैंने एक पूरी शीट बनाई थी जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ कहानियाँ डाल दी थी। जो मैं रोज़ कुछ-कुछ यूट्यूब पे कोई-कोई शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियोज़ देखती थी, तो उसमें कुछ-कुछ कहानियाँ मिल जाती थी अच्छी, तो मैं उन कहानियों का सार लिख लेती थी और ये लिख लेती थी कि इसको कहाँ यूज़ करना है। उसके अलावा कुछ-कुछ पर्सनैलिटीज़ मैं देखती रहती थी कि हमें बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं पर्सनैलिटीज़ के, तो वो मैं देखती थी और उनका भी मैं साइड में लिख लेती थी कि किसे कहाँ यूज़ करना है। फिर जब न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते बहुत सारे अच्छे कोटेशंस मिल जाते हैं या कोई एडिटोरियल पढ़ा और हमें लगता है वाह! कितने अच्छे से लिखा था, कितने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। तो उस पैटर्न को फ़ॉलो कर लेती थी। तो ऐसे करके मैंने टॉपिक वाइज़ चीज़ें अपनी ऐसे की तैयार कर रखी थी पहले से, ताकि वहाँ जाके थोड़ा-सा सोचने में कम टाइम लगे। दूसरा हो गया फिलोसॉफ़िकल एसेज़, तो फिलोसॉफ़िकल एसेज़ के लिए एज़ सच मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा की थी ताकि माइंड अलग-अलग डायमेंशन से सोच सके। आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल ही नहीं देना चाहिए कि आप मतलब जो हो गया एग्ज़ाम्पल्स एज़ इन कि क्या होता है जनरली सपोज़ कोई फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक आया, तो बच्चे क्या करते हैं उसी एक टॉपिक के 5-6 एग्ज़ाम्पल देके मल्टीपल डायमेंशंस की तरह उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। बट एक ही एंगल से उस टॉपिक को एनालाइज़ करने की जगह आप कोशिश करिए उस टॉपिक को ब्रेक करें और उसके बाद में बात करें। जैसे कोई टॉपिक है सपोज़ कि करेज इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, नो अदर वर्च्यू कैन बी प्रैक्टिस्ड विदाउट करेज। ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। अब इसमें एक अप्रोच तो ये हो जाएगा कि हम अलग-अलग तरीके से बताएँ कि कैसे करेज जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू है और बाकी सारी चीज़ें कैसे नहीं हो सकती हैं उसके बिना। बाकी हम ये एक और अप्रोच कर सकते हैं कि पहले हम बताएँ करेज क्या होता है, करेज के अलग-अलग टाइप्स किस तरीके के करेज हो सकते हैं, मेंटल, फिज़िकल या कुछ और। करेज यदि नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर करेज के ऐसा भी है क्या कि करेज हाईएस्ट वर्च्यू नहीं है। तो इस तरह से आप अलग-अलग तरीके से सोच सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा-सा प्रैक्टिस से आपको आएगी जब आप ज़्यादा एसेज़ के बारे में लिखेंगे नहीं तो एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो। फिर ये है कि टाइम टेबल कैसे बनाया। मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगी, मैंने एज़ सच कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। मैंने जनरली बस मेरे माइंड में ये होता था कि मुझे इस हफ़्ते में ये टॉपिक करना है, इस मंथ में ये टॉपिक करना है। बाकी एज़ सच कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था, बट ये ज़रूर करती थी कि दिन के 1 दिन पहले लिख लेती थी कि कल क्या-क्या काम करने हैं, दोपहर तक क्या ख़त्म करना है, शाम तक क्या ख़त्म करना है और रात तक क्या ख़त्म करना है। वो उसमें कितना टाइम लगेगा वो आइडिया ले लेती थी टॉपिक को लेके, बट ऐसे रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाया कभी भी कि इतने ही बजे खाना है, इतने ही बजे उठना है और ये सब। फिर हो गया ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल जो है मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए सोर्सेज़ पेपर 1 पेपर 2 के लिए काफ़ी अलग-अलग होते हैं। ऑप्शनल का यदि हम बात करें तो पूरा वीडियो ऑप्शनल का अलग से बन जाएगा। बट ऑप्शनल का यही है कि आप ऑप्शनल पेपर में थोड़ा-सा ये करिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने मेंस में कहा कि आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए टॉपिक वाइज़, सेम थिंग आपको ऑप्शनल में भी करनी है। टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल लगाइए ऑप्शनल के लिए अगर आप लगा सकते हैं तो। इवन फॉर जीएस आप टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है। आई थिंक अभी के टाइम पे तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लगा सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जा सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन-सी बुक्स रेफ़र करनी है, कौन-सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। काफ़ी सारे टॉपर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स खुद यूट्यूब पे हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन
ये सब बताते हैं, या फिर इश्यूज़ हो गए जो हमें जनरली समझ में नहीं आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो कोचिंग इन माय ओपिनियन इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस अगेन। इफ़ यू वांट, इफ़ यू थिंक कि ठीक है, अगर मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे फ़ोकस चाहिए और मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो बिना कोचिंग के भी आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में? तो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ इन माय ओपिनियन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फर्स्टली, एक तो आपको वो रिजिड शेड्यूल दे देती है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, इवन इफ़ इट इज़ फ्लेक्सिबल। आपके पास एक टाइम टेबल होता है जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद में आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है कि आप को कहाँ कमी हो रही है। एक फीडबैक तो वो लोग देते हैं, एक फीडबैक आपको खुद मेंटली मिल जाता है जब आप टेस्ट लिख रहे होते हैं, आपको खुद पता चल जाता है। यदि आप प्रीलिम्स का भी टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा और मेरा ये एरिया कमज़ोर है। या आप मेंस का भी लिख रहे होते हैं, तो आप जब लिख रहे होते हैं तब आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये आंसर मैं कचरा आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर बेटर फीडबैक, प्रॉपर रिविजन एंड अ प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है, अब हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जितने इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है उतना ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक आप तैयारी की जो शुरुआत ही है वो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइड में रख के ही करिए, क्योंकि वो आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं एमपी से हूँ, तो एमपी पीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चंस में ये डिफरेंस हो जाता है कुछ कुछ, कि वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं या एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपका पढ़ने का तरीका भी उस हिसाब से बदलता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने पास तैयारी की शुरुआत में ही रखिए और उन्हें देखिए, एनालाइज कीजिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर मी इज़, आपको तैयारी की मोटिवेशन कहाँ से मिली? आई थिंक आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बचपन में मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि ये एग्ज़ाम होता है, ये पोजीशन होती है। मेरी अवेयरनेस काफ़ी लो थी इस चीज़ों के बारे में। एंड मुझे सिविल सर्विसेज एज अ करियर जो पता चला वो मेरे कॉलेज के दिनों में और जॉब के दिनों में पता चला, जब मेरा ही एक क्लासमेट था जिसने 2013 में एग्ज़ाम क्लियर किया था, एंड मुझे वहीं से इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। और तब फिर मैं जब तैयारी करने लगी, मुझे पता चला कि ये पोजीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने परिवार को लेके, अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं, एक सोशल प्रेस्टीज होती है, एंड इसके साथ ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पब्लिक सर्वेंट बन सकें, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पता चली, एंड वहीं से मोटिवेशन थोड़ा शुरू होने लगा, जब दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में चीज़ें समझ में आने लगीं कि सिविल सर्विसेज एक्चुअली होता क्या है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। तो मोटिवेशन वहाँ से आना फिर शुरू हो गया था। नेक्स्ट इज़ कि खुद को मैंने कैसे मोटिवेटेड रखा? ये काफ़ी आई थिंक काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है एंड कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरा था नहीं। इतने साल जब आपको लग जाते हैं, मुझे 7 साढ़े 7 साल लग गए हैं। इतने साल जब आपको लग जाते हैं तो हर एक बार जो मोटिवेशन सोर्स होता है आपका वो ख़त्म होने लगता है। एक कोटेशन होती है कि मोटिवेशन इज़ लाइक, मोटिवेशन नहाने की तरह होता है, आपको हर रोज़ वो मिलना चाहिए कहीं न कहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए करती थी। मैं कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखती थी मोटिवेशन वाला, या फिर कुछ एक्सरसाइज़ कर लेती थी। एक्सरसाइज़ करके नया सा एनर्जी आता है, पैशन आता है। फिर कुछ मोटिवेशनल गाने सुन लिए, कुछ मोटिवेशनल लोगों की किताबें पढ़ ली। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ रेफ़र किए थे। या फिर घर में ही बात कर ली लोगों से, फ्रेंड से बात कर ली, उससे वो आपको फिर से यकीन दिलाते थे कि आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे मोटिवेशन की सोर्स थी। दूसरी ये है कि सोशल मीडिया को आप तैयारी के लिए कैसे यूज़ करें? अगेन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डबल एजेड स्वॉर्ड है। सोशल मीडिया, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल होना पड़ेगा यदि आप सोशल मीडिया को तैयारी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन इन योर माइंड, एंड
आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप यूट्यूब को रेफ़र कर सकते हैं जिन इश्यूज़ के लिए जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनके लिए, या फिर जिस पे आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है उस टॉपिक के लिए। आजकल कुछ-कुछ इंटरेस्टिंग आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाले इंस्टाग्राम पेजेस भी मिल जाते हैं जहाँ पे ये होता है। बट आई पर्सनली फ़ील कि जितना आप रेस्ट्रिक्ट करें सोशल मीडिया को उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हम जाते हैं किसी पेज पे जस्ट टू सी अ मटेरियल, हमें कुछ एक अच्छा सा आंसर दिखता है या कुछ अच्छा सा नोट्स दिखता है, हम उस पेज पे जाते हैं। फिर उस पेज पे जाने के बाद हमें बहुत सारे टॉपिक्स के फ़ोटोज़ और लबासना के वीडियोज़ दिखने लगते हैं, हम उन वीडियोज़ को ही देखने लगते हैं और हमारा टाइम वहीं पे बर्बाद हो जाता है। तो मेरा तो पर्सनल व्यू यही रहेगा कि आप यदि चाहते हैं तो आप इंटरनेट को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, या सोशल मीडिया जैसे आप टेलीग्राम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप को भी यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी यदि आपके पास डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी आपको यदि इंटरनेट यूज़ करना है तो आप एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाइए कि ठीक है, सुबह से आपको लग रहा है कि मुझे इंटरनेट पे ये सर्च करना है, वो सर्च करना है, पढ़ते-पढ़ते लगा कोई चीज़ सर्च करनी है, तो डायरेक्टली इंटरनेट पे मत जाइए। नाम साइड में लिख लीजिए एक कागज़ पे कि ठीक है, आज ये देखना है, आज ये देखना है। बाय द एंड ऑफ द डे, या फिर जब आप थोड़ा बोर हो रहे हैं, 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम निकालिए, एक साथ वो सारी चीज़ें देख लीजिए। क्योंकि शुरुआती दौर में एंड स्पेशली जब हम थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या थोड़ा सीरियस नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि तैयारी आप ऑनलाइन करें या ऑफ़लाइन? अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप किसी लाइब्रेरी में जा सकते हैं या अपने रूम में अलग से बैठ के पढ़ सकते हैं, तो आप ऑफ़लाइन कर सकते हैं। यदि आप नहीं रहते हैं, आपको ऑफ़लाइन फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। बट अगेन अब यदि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो जो सोशल मीडिया ऐप्स हो गई जो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं, उनका आप डेटा ऑफ़ कर दीजिए। आई वुड रिकमेंड दैट कि आप वो डेटा ऑफ़ कर दीजिए ताकि वो थोड़ा फ़ोकस्ड प्रिपरेशन हो पाए। तो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन शुड ऑलवेज़ बी देयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप नोट्स कैसे बनाएँ? तो आई थिंक इस चीज़ को मैं डील कर चुकी हूँ कि योर नोट्स शुड हैव द थिंग्स जो आपको वैल्यू एडिशन में हेल्प करती हों, या फिर आपके इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में क्या चीज़ें डालनी है वो हों। ये हो गया है। फिर रिविज़न कैसे करें? तो रिविज़न का एक चीज़ है कि आप रिविज़न पहले तो आप कोई भी चीज़ एक साथ बहुत सारी ना पढ़ें। सपोज़ आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आज पूरी बुक लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दूँगा या आधी बुक ख़त्म कर दूँगा। ट्राई टू फोकस ऑन सम थिंग्स लाइक आज मैं पार्लियामेंट वाला चैप्टर ख़त्म करूँगा, या फिर आज मैं सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर वाले टॉपिक्स करूँगा। तो सेक्शंस में थोड़ा-थोड़ा डिवाइड करिए, जितना आप कर सकते हैं उतने सेक्शंस में। उन सेक्शंस को डिवाइड करने के बाद में दिन में एटलीस्ट उनको 3 बार पढ़िए, नेक्स्ट डे अगेन उसको रीड करिए और फिर 3-4 दिन बाद फिर रीड करिए। तो फ्रीक्वेंट रिविजन्स जो होंगे ना आपके, तो उससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आज आपने पढ़ा, कल सुबह आपने पढ़ा, फिर 4 दिन बाद पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़ा, फिर महीने भर के एंड में पढ़ा, तो वैसे आपको रहेगा। और आज भी जब आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़, सपोज़ आपने सुबह कोई न्यूज़पेपर पढ़ा या आज सुबह पूरा दिन पढ़ाई की, आप रात में सोने गए हैं, आँख बंद करिए, चुपचाप याद करने की कोशिश कीजिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या-क्या पढ़ा, किस टॉपिक में क्या पढ़ा था। और आपको यदि लगे कि ठीक है, मतलब ये चीज़ मैं मिस हो कर पा रहा हूँ, ये चीज़ हो रही है, तो उसे एक बार साइड में अपने लिख लीजिए, फ़ोन में नोट्स में लिख लीजिए कि ठीक है, ये चीज़ ठीक से याद नहीं रही थी। तो फ्रीक्वेंट रिविजन्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, और आप रिविज़न के लिए टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई टॉपिक पढ़ा है, 2 या 3 बार रिवाइज़ किया है, उसके बाद फिर टेस्ट लगाइए उस टॉपिक का या उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस एरिया में कमी है, आपको समझ में आने लगेगा, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? ये अगेन इज़ अ वेरी 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 आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप तैयारी करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कभी घर में कोई फंक्शन होता है, कभी किसी की फ्रेंड की शादी होती है, या फिर कहीं बाहर सब लोग घूमने गए हों, आप घर में बैठे हों, तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे बताने से या किसी और के बताने से चीज़ें नहीं होंगी। आपको अंदर से थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अल्टीमेटली ये आपकी लाइफ है, ये किसी और की लाइफ नहीं है। आप यदि डिसिप्लिन लूज़ करेंगे
या फिर आप अभी कैजुअल हो जाएँगे थोड़ा-सा किसी भी चीज़ को लेके, तो उसके कंसीक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन इज़ परफेक्टली फाइन। हमको एकदम ही बंद होके या फिर लोगों से कट ऑफ करके भी तैयारी नहीं करनी है। बट मन लगाने की बात है तो आपको मन में ये ठान लेना होगा कि ये चीज़ मुझे करनी है। यूपीएससी ही नहीं, कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, यदि आप कमिटेड नहीं होंगे जब तक उस चीज़ को लेके, तब तक काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। जिस दिन आप कमिटेड हो जाएँगे, आपको मन लगाने का सवाल ही नहीं आएगा। आपको कोई और चीज़ आपके फिर दिमाग में आएगी ही नहीं। आपको ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, मैंने ये किया है। आपकी प्रायोरिटीज़ अपने आप क्लियर हो जाएँगी। तो आपको मेंटली कमिटेड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो मैंने पहले भी बोल दी कि आप सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करिए। जितना हो सके उसको अवॉइड ही करिए। डेटा ऑफ करके रखिए अपना। जब पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फ़ोन जो है उसे आप स्पेशली साइड में रख दीजिए, क्योंकि फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है एंड हमें नहीं पता होता। हम सोचते हैं 5 मिनट के लिए फ़ोन देखेंगे और वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। तो फ़ोन हो गया है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, यदि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया का डेटा ऑफ कर दीजिए। अब तो बहुत सारे फीचर्स हो गए हैं फ़ोन में कि आप इस ऐप का ही, सिर्फ पर्टिकुलर ऐप का डेटा ऑफ कर सकते हैं। तो आप उस ऐप का डेटा ऑफ कर दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है। देन अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि सेल्फ स्टडी कैसे करें? आई थिंक सेल्फ स्टडी में मैं मोस्टली चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या सोर्सेज रेफ़र करने हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ों पे ध्यान देना है। कुछ चीज़ें जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी एंड आई थिंक मेरे सारे फ्रेंड्स जो सिलेक्ट हुए हैं, पुराने टॉपर सर्स और मैम्स जो सिलेक्ट हुए हैं, जो बोलते हैं वो यही है कि जब भी आप तैयारी शुरू करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को अपने पास हमेशा रखिए। ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप सिलेबस को बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। जनरली हम सब यही करते हैं कि हम सिर्फ डायरेक्टली बुक उठाते हैं या कोचिंग गए हैं तो सर जो पढ़ा रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस की चीज़ों को समझना है। उसके बाद में हमें चीज़ों को याद करना है या फिर टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, देन आपको रिविज़न पे बहुत फ़ोकस करना है। ये जो तैयारी है, हम यूपीएससी की कर रहे हैं, पीपीएससी की कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं या किसी भी और पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका सिलेबस काफ़ी एग्जॉस्टिव हो जाता है एंड हम सोचते हैं कि पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद रिवाइज़ करेंगे, बट वो पूरा कभी नहीं होता और ये सोच के हम कभी भी रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं भले ही, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ ज़रूर करिए। रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिविज़न के बाद आपको टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि जो आपने पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, वो आपके माइंड में गया है या नहीं गया है और वो एग्ज़ाम की डिमांड को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद में फिर आप फिर से टेस्ट के बाद अपना फीडबैक देखिए और फिर अपना जो चीज़ है उस पे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये तो स्ट्रैटेजी की बात हो गई। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर मत करिए। आपकी मानसिक हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एग्ज़ाम में यदि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप पेशेंस रख सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और काफ़ी आप इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएँगे। तो आप मेंटल हेल्थ पे हमेशा अपनी ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ आपको लग रही है तैयारी से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ की टेंशन, एंग्जायटी हो रही है, एंड आई थिंक बहुत लाज़मी है ये सारी चीज़ें हो जाना कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों की टेंशन्स होने लगती हैं। करियर की टेंशन हो रही है, बाद में रिलेशनशिप इश्यूज़ होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने अंदर मत रखिए। आपके आस-पास जो लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, आई एम श्योर आपके पास कोई न कोई होगा जो ये चीज़ समझ सकता होगा। तो आप उनसे ये सब चीज़ें शेयर कीजिए एंड थोड़ा-सा यदि वक़्त लग रहा है तो भी कोई बात नहीं। बी पेशेंट, दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट आपका पेशेंस, आपका परसीवरेंस। तो धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आई एम श्योर कि हम जिस पोज़ीशन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे हमें और ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे। तो आप एक धैर्य अपने दिमाग में बहुत रखिए थोड़ा-सा कि ठीक है, चीज़ें पास हो जाती हैं एंड हम सभी बहुत टफ़ लोग हैं, हम लोग इस चीज़ को फ़ाइट ऑफ कर लेंगे।
इस चीज़ मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग्स और सेशंस ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, आप उन पे ध्यान दे सकते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ तो आई थिंक कोरोना के बाद से हम सब लोग समझ रहे हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिज़िकल हेल्थ में भी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग इसको ये मत सोचिए कि फ़िट रहना इज़ वन थिंग, बट फिट रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, मेंटली फिज़िकली दोनों ही तरीके से। आप यदि मॉर्निंग में उठ के थोड़ा-सा भी फिज़िकल एक्टिविटी कर लें या फिर अपना पढ़ाई करते-करते ही बीच में बोर हो गए और आपने 4 उठक-बैठक लगा ली है, उसके बाद आप खुद देखिएगा आप में अलग-सी अजीब-सी एनर्जी आती है। तो आप फिज़िकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखिए एंड ये भी ध्यान रखिए कि ये एग्ज़ाम जो है ये ही सब कुछ लाइफ में नहीं है। लाइफ इज़ मच बिगर देन दिस एग्ज़ाम, यू हैव मच मोर बिगर चैलेंजेस टू फेस इन एग्ज़ाम। सो इफ़ एट ऑल आपको कभी कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई फेलियर मिल रहा है तो इसे एक लेसन की तरह लीजिए कि नेक्स्ट ईयर यू वुड बाउंस बैक। इफ़ एट ऑल यदि आपको लगता है कि ठीक है नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए या इसी ईयर आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, तो भी आप ये ध्यान रखिए कि इस एग्ज़ाम ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है जो कि आपको तैयार करता है लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंज के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू। हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं जो आप लोगों ने इसमें डाले हैं एंड आई विल ट्राई टू सी कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस ठीक से एड्रेस कर पाऊँ, और किसी को भी यदि कोई क्वेश्चन या डाउट हो रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एक ने लिखा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लान बी इन यूपीएससी। आई थिंक प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3, 4, 5 साल लग सकते हैं। तो एक प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगा कि ठीक है मेरे हाथ में कुछ है। यदि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो उसकी मेंटल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है एंड वो आपके परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकती है। तो आप प्लान बी रखिए, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको थोड़ा-सा इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर करने में। और जो प्लान बी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग प्लान बी रखते हैं। आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की भी काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं। तो आप अपना प्लान बी अपने हिसाब से देखिए। कुछ लोग एमबीए करने जाते हैं बट प्लान बी जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे हिसाब से प्लान बी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी तैयारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच टाइम शुड वी गिव इन यूपीएससी एग्ज़ाम? आई थिंक ये अगेन आपको 1 से 1.5 साल की सीरियस प्रिपरेशन लगेगी ही इस एग्ज़ाम में। तो आप एंड 1 से 1.5 साल की सीरियस प्रिपरेशन, उसके बाद यू माइट गेट थ्रू 1 ईयर इफ़ एवरीथिंग इज़ यू माइट गेट थ्रू 1 ही साल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ ठीक हो रहा तो इट माइट ऑल्सो टेक 2 ईयर्स फॉर यू। तो 1 से 1.5 साल की तैयारी आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना उसको आगे ले जाना चाहते हैं, आप कहाँ तक उसको परसिस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मीडियम का ये बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है हम किस मीडियम से प्रिपेयर करें या फिर हम हिंदी मीडियम में अच्छे से कर सकते हैं क्या, हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम क्यों हो रहे हैं? आई थिंक हिंदी मीडियम मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ पाऊँगी कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम हो रहे हैं, बट यूपीएससी की तरफ से एज़ सच मीडियम को लेके कोई बायस नहीं है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को कम मार्क्स दिए जाते हैं या इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप अच्छा लिख रहे हैं, यदि आप सारे डायमेंशंस कवर कर रहे हैं तो आपको मार्क्स भी उसी तरह से इक्वली अलॉट होंगे। प्रॉब्ली हिंदी मीडियम वालों के साथ जो गड़बड़ हो रही है, जितना मैं समझ पा रही हूँ, वो ये हो पा रहा है कि उन्हें प्रॉपर क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है जितना इंग्लिश मीडियम वालों को एक्सेसिबल है। यदि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों का कंपेयर करें तो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी सारे सोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप ऑनलाइन देखें तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आईएएस बाबा, इनसाइट्स ऑन इंडिया, देन mrinal.org, ये तो काफ़ी फेमस पोर्टल्स हो गए। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो हैं। बट हिंदी मीडियम में यदि हम देखें तो हिंदी मीडियम में
दृष्टि या धैर्य आईएएस के अलावा मैं नहीं देख पाती हूँ कोई और पोर्टल, तो मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन क्वालिटी मटेरियल का एक जो इशू हो जाता है वो शायद हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा। जितना मैं समझ पाई हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग जितना मैंने इस प्रोसेस को समझा है मुझे यही लगता है। यूपीएससी की तरफ से सब कुछ बहुत फेयर है। और ये जब यदि कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा फेयर है, वहाँ से कोई बायस नहीं होता है। दिन में सब्जेक्ट डिवाइड कैसे करके पढ़ें? अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ लोग एक दिन में एक पूरा सब्जेक्ट करते हैं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं तो 3 सब्जेक्ट करते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसे देखिए, कोशिश करिए कि दिन में थीम वाइज़, टॉपिक वाइज़ पढ़ सकें जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। बाकी आपको थोड़ा-सा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम फॉर आंसर राइटिंग? अगेन बहुत सिंपल इंग्लिश आपको यूज़ करनी है। कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं यूज़ करनी, जो सबको समझ आ सके वो होनी चाहिए। आई थिंक दीज आर दी मेजर क्वेश्चंस। ये ये है। बस आई थिंक, हाँ, आई थिंक इतने क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। So I'll end this session here and I would say all the best to you. If at all आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोग अपने queries, questions कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं and I would try to reply to them. And I would also like to thank UPSC Time for giving me the opportunity. मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं, और लोगों से बता सकूं कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग ना करें। एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट टू यू एंड होप आई सी यू। आप में से कोई एक ही यहीं आए और नेक्स्ट ईयर सेशन दे, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो